पूछता है कि अब हमें तीसरे रॉ मटेरियल्स को हासिल करने के लिए कहाँ चलना है। तो जूनर पहाड़ों की तरफ इशारा करती हुई बताती है कि सड़क के बगल में वहाँ एक शॉप है और उसे पूरा रास्ता बताने लगती है। तभी वो देखती है कि उस शॉप का असिस्टेंट जियाली फैमिली के एक सैनिक के साथ बात कर रहा है, जो कि जियालीबी का ही सैनिक था। जूनर कहती है कि जरूर इनके इरादे कुछ अच्छे नहीं है। जोयान कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और वो दौड़ते हुए वहाँ से गेट की तरफ जाने लगते हैं। मगर तभी जियाली के दो सैनिक आकर उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम तो जियो परिवार के वही तीसरे यंग मास्टर हो जिसने अपनी एंगेजमेंट रद्द कर दी। जियोयान कहता है कि मैंने सगाई नहीं तोड़ी बल्कि उसे तलाक दिया है। एक सैनिक अपने साथी से कहता है कि लड़का ज्यादा मजबूत नहीं है, रिंग से याओ लाओ। जियोयान को कहता है कि तुम्हें अभी लड़ना नहीं चाहिए बल्कि इन रॉ मटेरियल्स को बचाना चाहिए। तो जियोयान जूनर को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वो सैनिक उनका पीछा करते हैं मगर जियोयान और जूनर तेजी से आगे निकल जाते हैं, जिससे उन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। जियोयान काफी थक जाता है और वो जूनर से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो बुढ़ा जियाली भी हम पर हमला करने के लिए इतना उतावला होगा। जूनर कहती है कि हम जिस स्टोर में सामान खरीदने जाते थे वहाँ के लोग उनसे मिले हुए होंगे, इसीलिए हमें दूसरे स्टोर को खोजना होगा। जियोयान कहता है कि हमें ऐसी दुकान खोजनी चाहिए जिसे जियो फैमिली के द्वारा कंट्रोल किया जाता हो। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं जियाली का बेटा याओ भी बाजार में आ जाता है जहाँ एक आदमी उसे टकरा जाता है। तभी उसके सैनिक आकर बताते हैं कि हम जियोयान को पकड़ने में असफल रहे। तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जिस आदमी से टकराया था उसे दूर फेंक देता है। इससे डरकर वो सैनिक उसे माफी मांगते हैं। तभी एक दूसरा सैनिक याओ से कहता है कि सियोपा पिलांग फार्मेसी में हमें जो जानकारी मिली उससे हमें पता चला कि जियोयान ने कच्चा माल खरीदने के लिए 2000 सिक्के दिए हैं। याओ कहता है कि जरूर जियोयान ने किसी एल्केमिस्ट को काम पर रखा है। सैनिक बताता है कि हमें जासूसों से इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली। याओ कहता है कि हमें जियोयान को पकड़ना होगा और जब मेरे पिता का इस बाजार पर कब्जा हो जाएगा तो मैं सभी गरीब लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। वहीं जूनर और जियोयान एक और शॉप पर पहुँच जाते हैं जहाँ से इन्हें इविल कोर हासिल करना था। दुकानदार उन्हें बताती है कि कोई भी दवाई बनाने में इविल कोर एक मुख्य इंग्रेडिएंट होता है और उन्हें फर्स्ट लेवल का थर्ड यंग लॉर्ड इविल कोर दिखाती है। जियोयान उसे देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि मोस्टर कोर है और मैंने ऐसे कई लोगों के ग्रुप्स के बारे में सुना है जो मोस्टर कोर को हासिल करने के लिए राक्षसों का शिकार करते हैं और इनसे ही उनका जीवन व्यापन होता है। तो शॉपकीपर उन्हें बताती है कि वो लोग एक महीने में सैकड़ों से अधिक जादुई राक्षसों का शिकार करते हैं, लेकिन वो अपने घर बहुत कम जादुई को ला पाते हैं, इसीलिए कोर निश्चित रूप से बहुत दुर्लभ है। जूनर उससे पूछती है कि क्या सैकड़ों जादुई राक्षसों में इस मोस्टर कोर को ढूंढना इतना मुश्किल होता है। तो वो बताती है कि बहुत कम जादुई राक्षसों में ये कोर पाया जाता है। तभी उन्हें हमले की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए जियोयान बाहर देखने जाने लगता है। जूनर को उसकी फिक्र होती है मगर जियोयान उसे कहता है कि तुम मैजिक कोर खरीद कर सीधे घर जाओ और वो बाहर खड़े गार्ड से पूछता है कि क्या हुआ। तो वो बताता है कि जियाली के परिवार के दो सैनिक लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो जियोयान उसे कहता है कि तुम हमारे गार्ड को इस बारे में रिपोर्ट करो, मैं उन्हें देखने जाता हूँ और उस तरफ निकल जाता है। वहीं जियाली के वो दो सैनिक एक जगह बैठे बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमारा शिकार आने में बहुत देर लगा रहा है, अगर वो जल्दी नहीं आया तो यहाँ जियो परिवार के सैनिक आ जाएंगे। दूसरा सैनिक कहता है कि वो जियोयान जरूर आएगा और वो वॉशरूम जाने लगता है। तभी जियान एक पोस्टर को वहाँ बैठे उस सैनिक के ऊपर गिरा देता है और उसे पकड़ लेता है। फिर वो वॉशरूम में गए हुए सैनिक को भी पकड़ने जाता है मगर वो पहले ही वहाँ पर आ जाता है और वो के सैनिक भी आजाद हो जाता है। वो दोनों जियोयान को घेर लेते हैं तो जियोयान वहाँ से भागने लगता है। वो सैनिक जियोयान पर हमला करने की कोशिश करते हैं मगर वो उनके वार से बचता हुआ भागने लगता है। मगर याओ भी वहाँ मौजूद था जो अपनी पावर से जियोयान को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मुझे लगता था कि यंग मास्टर तुम्हारे पास कोई सीक्रेट स्किल होगी, पर तुम्हारे पास बहुत कम पावर है। अगर तुम मेरी पावर का सामना नहीं कर सकते तो तुम नालन को कैसे हरा सकते हो। और उसे दूर फेंक देता है मगर तभी वहाँ जूनर आ जाती है जो एक पोस्टर की मदद से जियोयान को बचा लेती है। याओ जूनर से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और अगर तुम चाहो तो तुम मेरी वाइफ बन सकती हो, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आऊंगा। जियोयान को इससे गुस्सा आता है और वो कहता है कि जूनर के साथ तुम्हारी फ्लर्ट करने की हिम्मत कैसे हुई। याओ से कहता है कि जितनी मेरे पास पावर है उस हिसाब से मैं जूनर से शादी कर सकता हूँ। जूनर उसे कहती है कि कौन लड़की तुमसे शादी करना चाहेगी। तभी वहाँ जियो फैमिली के गार्डियंस आने लगते हैं, इसीलिए सैनिक याओ से कहते हैं कि
हमें यहाँ से निकलना होगा। तो याओ अपने साथियों के साथ निकल जाता है। वो अपने पिता के पास जाकर उन्हें बताता है कि हमने बाजार में गड़बड़ी की, मगर फिर भी यूनलेन सेक्शन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जियोली कहता है कि इसका मतलब दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। याओ बताता है कि जियोयान बहुत मूर्ख है, वो एक अल्केमिस्ट की मदद ले रहा है, मगर फिर भी वो कमजोर है, इसीलिए हमारे लिए खतरा नहीं हो सकता। जियाली भी कहता है कि अगर जियोयान एक अल्केमिस्ट की मदद ले रहा है तो ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अभी जियोयान डालन को नहीं हरा सकता, लेकिन अगर उसने एक अल्केमिस्ट की मदद ली तो वो मजबूत हो सकता है, जिससे जियो परिवार शक्तिशाली हो जाएगा। याओ अपने डेड से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। जियोली भी कहता है कि हमारे पास एक ही समाधान है कि हमें प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म करना होगा। वहीं हम जियोयान को उसके घर पर देखते हैं। याओ लाओ जियोयान के द्वारा लाए हुए रॉ मटेरियल से मेडिसिन बनाने लगता है। वो अपने हाथों से डूची के फ्लो को बाहर निकालता है जो सॉलिड स्टेट में था। यह देखकर जियोयान हैरान होता है और ने कहता है कि ऐसा तो मेरे पिता भी नहीं कर सकते। याओ लाओ से बताता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने की वर्क स्टेप बताऊंगा और तुम्हें याद रखना होगा कि डूची को कैसे कंट्रोल करना है। फिर वो उन तीनों मटेरियल्स को मिलाकर एक मेडिसिन बनाने लगते हैं और उसे एक दवाई में डाल देते हैं। जियोयान उन्हें कहता है कि सप्लीमेंट मेंटल स्ट्रेन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, मगर ये बहुत डिफिकल्ट लगता है। याओ लाओ से बताते हैं कि तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें एक नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। तो जियोयान भी कोशिश करके डूची के सॉलिड स्टेट को अपने हाथ से बाहर निकाल लेता है। इससे याओ लाओ हैरान होते हुए कहते हैं कि तुम वास्तव में सॉलिड फायर को रिलीज कर सकते हो और उससे पूछते हैं कि तुम लेवल 3 एनर्जी के साथ सॉलिड फायर को रिलीज कर रहे हो। तुम्हें अपने हाथों पर डूची पावर को इकट्ठा करना होगा। जियोयान उसे महसूस कर पाता है। याओ लाओ कहते हैं कि तुम्हें अपनी हथेली के सेंटर पर फोकस करना होगा। जियोयान जब ऐसा करता है तो और ज्यादा सॉलिड फायर निकाल पाता है। याओ लाओ कहते हैं कि मैंने जितना सोचा था तुम उतनी सॉलिड फायर नहीं निकाल पा रहे हो, पर फिर भी तुम काफी अच्छी स्टेज पर पहुंच चुके हो। जियोयान इससे थक जाता है, इसीलिए याओ लाओ से आराम करने को कहते हैं। तभी जियोयान को चक्कर आने लगते हैं और उसे खून की उल्टियां हो जाती है। याओ लाओ को कुछ समझ नहीं आता। जियोयान को बहुत दर्द होने लगता है और वो नीचे लेट जाता है। याओ लाओ कहते हैं कि हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे, तुम्हारा इतना बुरा हाल कैसे हो सकता है। अब वो जियोयान को अपनी पावर से ठीक करने लगते हैं। जियोयान बेहोश हो जाता है। याओ लाओ कहते हैं कि इस पावरफुल लड़के का भाग्य बहुत बेकार है और अब वो जियो लाओ के अंदर अपनी पावर डालने लगते हैं और कहते हैं कि अब मेरा फ्यूचर तुम पर डिपेंड करता है, इसीलिए मैं तुम्हें ठीक करने का अवसर ले रहा हूँ, जिससे मैं तुम्हारी डूची का लेवल चौथे स्तर तक बढ़ा दूंगा। और वो अपनी पावर से उसका लेवल बढ़ाने लगते हैं, जिससे वहाँ एक तेज रोशनी निकलती है। फिर हमें अगले दिन ऑक्शन हाउस को दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि अगले सप्ताह वहाँ नीलामी होने वाली थी, इसीलिए लोग वहाँ टिकट लेने आए थे और वो सभी लोग अपनी अपनी सीटें बुक करवाने लगते हैं। वहाँ जान जियो का साथी एल्डर भी स्पेशल पोजीशन के लिए टिकट लेने आता है। वहाँ उसे पता चलता है कि स्पेशल पोजीशन को जिया ली भी और एओबा परिवार ने भी बुक किया है। वो ये बात बाहर जाकर जान जियो को बताता है, इससे उन्हें गुस्सा आता है। वहीं हम ऊपर रूम में एक लेडी को देखते हैं जो इस ऑक्शन हाउस की मैनेजर थी। उसका नाम याफे होता है, जिसे एक आदमी आकर बताता है कि इस बार ऑक्शन में तीनों बड़े परिवार आने वाले हैं। याफे उसे वहाँ से जाने को कहती है और वो सोचती है कि उन बड़े परिवारों के बीच कंपटीशन बहुत इंटेंस होने वाला है और अगर हम न्यूट्रल रहे तो हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वहीं हम जियोयान को देखते हैं जो मोमोज खा रहा होता है। याओ लाओ से कहता है कि मेरे शिष्य आराम से खाओ वरना तुम्हारा दम घुट जाएगा। जियोयान कहता है कि मैं कुछ दिनों तक बेहोश रहा और मैं सॉलिड फायर पर काबू नहीं कर पाया, इसीलिए मुझे अपने फेलियर के लिए खाना खाना चाहिए। याओ लाओ कहते हैं कि बेशरम लड़के, जब तुम ट्रेनिंग ले रहे थे तब तुम लगभग मौत की कगार पर थे और तुम्हारा बहुत खून बहा, पर मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई और मैंने तुम्हें लेवल 4 पर पहुंचने में मदद की। जियोयान इससे खुश होता है कि मैं लेवल 4 पर पहुंच गया हूं और याओ लाओ को कहता है कि आप बहुत अच्छे हैं। याओ लाओ कहते हैं कि कुछ भी नहीं है और उसे अपनी पावर से एक मोमो हवा में उठाकर दिखाते हैं। जियोयान पूछता है कि कौन सी स्किल है। याओ लाओ बताते हैं कि इनसिग्निफिकेंट स्किल वैक्यूम टेक्निक है। तभी याओ लाओ को उस मोमो के गर्म होने की वजह से दर्द होने लगता है। तो जियोयान उन्हें कहता है कि एक आत्मा आग पैदा कर सकती है लेकिन वो हीट से डरती है। तभी उसे पाम टेक्निक के बारे में कुछ याद आता है कि जब वो बाजार में गया था तब रास्ते में याओ लाओ ने उसे एक धातु का टुकड़ा खरीदने को कहा था और बताया था कि इस टुकड़े में डूची की पाम वैक्यूम टेक्निक
टेक्निक शामिल है जिसका यूज मैं तुम्हें समय आने पर सिखा सकता हूँ, इसीलिए उसने उसे खरीद लिया था। जियोयान उस टुकड़े को देखकर सोचता है कि मैं इसके बारे में भूल ही गया था और याओलाओ से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे पाम टेक्निक सिखाओगे, इसीलिए तुम्हें अपनी बात रखनी होगी। याओलाओ कहता है कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता जब तक कि तुम मुझे मास्टर नहीं कहते। तो जियोयान एक मोमो को आगे करके मास्टर कहता है, जिससे याओलाओ से पाम टेक्निक सिखाने के लिए मान जाता है। मगर जियोयान उन्हें बताता है कि मैंने आपको मास्टर नहीं कहा, बल्कि मैंने तो इस मोमो को कहा था। इससे वो गुस्सा होते हैं, मगर वो खुद को शांत कर लेते हैं और मोमो के मसाले को बाहर निकाल कर उसे बताते हैं कि पाम टेक्निक सीखने के बाद जब तुम मास्टर बनोगे तो तुम 1 टन से भी ज्यादा वजन के पत्थर को उठा सकते हो, और अगर तुम उस पत्थर से अपने दुश्मन को मारो तो एक भयानक स्थिति बन सकती है और तुम्हारे दुश्मन का खून पूरी तरह से बह सकता है। जियोयान कहता है कि जल्दी मुझे ये टेक्निक सिखाओ। याओलाओ उस मेटल प्लेट को ले लेते हैं और उसे कहते हैं कि प्लेट पाम ऑफ द वैक्यूम टेक्निक के लिए बहुत उपयोगी है, इसीलिए तुम बहुत भाग्यशाली हो। इस प्लेट में कई पाम आर्ट्स है, साथ ही पाम फायर विंड की पावर भी। फिर वो पाम फायर विंड से एक पोर्ट को खत्म कर देते हैं। इससे जियोयान खुश होता है और उन्हें कहता है कि मास्टर मुझे ये सब कुछ सिखाओ। याओलाओ कहते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब तुम इन दोनों पाम टेक्निक के मास्टर बन जाओगे तो मैं तुम्हें एडवांस पाम लेवल टेक्निक सिखाऊंगा। जियोयान खुश होता हुआ पूछता है कि उस टेक्निक का क्या नाम है। याओलाओ कहते हैं कि अभी के लिए एक रहस्य है। फिर हम देखते हैं कि जियोयान वैक्यूम पाम टेक्निक को सीखने की कोशिश करने लग जाता है, मगर वो पावर अभी काम नहीं करती। जियोयान जियो फैमिली के प्रैक्टिस एरिया में पहुंचता है, जहां जूनर जियो निंग के साथ फाइट कर रही होती है। जियोयान भी उनका मैच देख रहा होता है। जूनर उसे यहाँ देखकर खुश होती है और जियो निंग पर हमला करके उसे दूर गिरा देती है। जियोयान जूनर के पास आता है और उसे कहता है कि हमें मिले हुए कई दिन हो गए। जूनर को एहसास होता है कि वो लेवल 4 पर पहुंच गया है, इसीलिए उससे कहती है कि तुम स्तर 5 पर पहुंच गए। तुमने अकेले छिप कर अभ्यास किया और जब तुम मेरे साथ नहीं थे मुझे काफी बोरिंग फील हुआ, इसीलिए मैं यहाँ खेलने आ गई। निंग जियोयान से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जूनर उसे कहती है कि ये यहाँ क्यों नहीं आ सकता। जियोयान अभी भी परिवार का हिस्सा है। जियोयान जूनर के कंधे पर हाथ रखता है, जिससे निंग गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जूनर यान से कहती है कि भले ही तुम लेवल 4 पर पहुंच चुके हो, पर तुम निंग जैसे लड़के से नहीं लड़ सकते जो लेवल 8 पर है, इसीलिए तुम्हें कुछ दूसरी टेक्निक में महारत हासिल करनी होगी। और उसे एक स्क्रॉल निकाल कर देती है जिसमें रॉक क्रशिंग पाम टेक्निक थी, इसीलिए जियोयान को बताती है कि लेवल 4 के लोगों के लिए बहुत यूजफुल है, इसीलिए तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जियोयान उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि मैं इसे जरूर सीखूंगा। फिर वो अपने कमरे में आ जाता है और वो याओलाओ को उस द रॉक क्रशिंग पाम टेक्निक के बारे में बताता है। याओलाओ से बताते हैं कि ये टेक्निक बकवास है। जियोयान कहता है कि जूनर ने मुझे ये टेक्निक सीखने को कहा। याओलाओ कहते हैं कि कचरा हमेशा कचरा ही करता है और उसे एक दूसरा स्क्रॉल देते हैं जिसमें एक ब्लैक लेवल टेक्निक थी। वो उसे बताते हैं कि तुम्हें इसे सीखने के लिए टूची के लेवल 5 पर पहुंचना होगा। जियोयान उन्हें कहता है कि लेवल 5 पर पहुंचने में मेरी मदद करे और उन्हें 3 बार मास्टर कहकर बुलाता है, तो वो भी मान जाते हैं। वहीं हमें दूर पहाड़ों पर नालन को दिखाया जाता है जो कल्टीवेशन कर रही होती है। साथ ही वो ये भी सोच रही थी कि जियोयान 3 साल बाद मुझसे हारकर शर्मिंदा क्यों होना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि याओलाओ जियोयान को ट्रेनिंग देने लग जाते हैं। वो उसे ऑक्टेन श्रेडर टेक्निक के बारे में बताते हैं कि हाई लेवल की टेक्निक है जो डूची का अभ्यास करने वाले की क्लोज कॉम्बैट के वक्त अच्छी होती है, और ये टेक्निक ग्रेट पावर के लिए जानी जाती है। और उस पर फायर से हमला करते हुए बताते हैं कि जब तुम इसमें महारत हासिल कर लोगे तब तुम्हें अटैक करने की पावर की 8 लेयर शामिल हो जाएगी। जियोयान को समझ नहीं आता कि वो मुझे ट्रेन करने के लिए इस तरह मार क्यों रहे हैं। याओलाओ से बताते हैं कि इसकी मदद से तुम्हारी शारीरिक शक्ति को तेजी से बढ़ाया जा सकता है, और ऑक्टेन क्रशिंग टेक्निक को सीखने के लिए तुम्हें मजबूत बॉडी की आवश्यकता होगी और हमें बहुत सारे रॉ मेडिसिन की भी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए तुम्हें अगली बार और ज्यादा शॉपिंग करनी होगी। जियोयान उन्हें बताता है कि अब तक मैंने जूनर के पैसे भी नहीं लौटाए और अब मैं और ज्यादा पैसे कहां से लाऊंगा। याओलाओ से तेजी से मारने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है, तुम्हें रॉ मटेरियल्स को प्राप्त करने का तरीका ढूंढना होगा। फिर हमें ऑक्शन हाउस को दिखाया जाता है जहाँ जियोयान वेश बदल कर पहुँच जाता है। उसने एक सोल से खुद को कवर कर लिया था ताकि कोई उसे पहचान न सके, और वो अपने साथ उस सीरम को भी लेकर आया था जो याओलाओ ने उसके लिए बनाया था। याओलाओ से कहते हैं कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इससे नीला
नीलाम करना चाहते हो? जियोयान कहता है कि हमारे पास और रॉ मटेरियल्स खरीदने के पैसे नहीं है और वैसे भी ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसीलिए इसे रखना बेकार होगा और मुझे उम्मीद है कि स्पिरिचुअल एलिक्सियर हमारे लिए बहुत धन लाएगा। याओ लाओ कहते हैं कि तुम बहुत होशियार हो। जियोयान ऑक्शन हाउस के अंदर जाता है, जाओ याफे से मिलता है और उसे वो स्पिरिचुअल एलिक्सियर दिखाता है। याफे उसकी जांच करती है जिससे उसे पता चलता है कि प्रोडक्ट बिना किसी साइड इफेक्ट के बहुत हल्का है, इसीलिए रैंक 2 का एलिक्सियर होगा। और वो जियोयान से पूछती है कि क्या तुम सच में इसे नीलाम करना चाहते हो? जियोयान कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप इसे जल्द से जल्द नीलाम कर दे। तो उस एलिक्सियर को ऑक्शन में लेकर जाने लगती है और अपने साथ जियोयान को भी ऑक्शन हॉल में आने को कहती है। जियोयान भी उनके साथ जाने लगता है, मगर यहाँ पे जियोयान का चेहरा देखने लगती है, लेकिन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं अपनी पहचान को राज रखना चाहता हूँ। अब यहाँ पे ऑक्शन में उस स्पिरिचुअल एलिक्सर की बोली लगाने लग जाती है। उस ऑक्शन हॉल में जान लियो और जियाली भी आए हुए होते हैं। वो सभी को बताती है कि लीजेंडरी स्पिरिट एलिक्सर ज्ञान को तेज करता है और स्पीड ऑफ रिफाइनमेंट को भी बढ़ाता है, इसीलिए आप इसे अपने बच्चों को जीनियस बनाने के लिए खरीद सकते हैं। और उसकी शुरुआती बोली 8,000 लगाती है। जियालीबी को पता था कि जान जियो अपने बेटे के लिए इसे जरूर खरीदेगा, इसीलिए इसकी कीमत 30,000 सिक्के लगाता है और ये कीमत बहुत ज्यादा थी। इससे सभी हैरान रह जाते हैं, मगर जान उसे अपने बेटे के लिए खरीदना चाहते थे, इसीलिए उसकी बोली 40,000 सिक्के लगाते हैं। जान जियो के साथ ही एडो ने समझाने की कोशिश करते हैं कि जियालीबी आपको फंसा रहा है, इसीलिए उसने इसकी कीमत बढ़ाई, लेकिन वो नहीं सुनते और उसकी कीमत को वापस दोहराते हैं और इससे ज्यादा उसकी बोली कोई नहीं लगाता, इसीलिए एलिक्सर अब जान जियो का हो जाता है। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि जियोयान जब ओशन से मिले हुए पैसों को लेकर घर आता है तो अपने पिता की बातें सुनता है, जिन्हें फर्स्ट और सेकंड एल्डर बता रहे होते हैं कि आज तुमने अपने बेटे की वजह से बहुत गलत फैसला लिया, क्योंकि पहले से ही हमारे पास बहुत कम पैसे हैं, जिससे हमारा जियो परिवार मुश्किलों का सामना कर रहा है। तो जान जियो कहते हैं कि मैं इन पैसों का भुगतान अपने पर्सनल टूल्स को बेचकर कर दूंगा और वो बाहर आ जाते हैं। जियान डर जाता है, तभी याओ लाओ अपनी अंगूठी में उन पैसों को छिपा लेता है ताकि जियोयान के डैड उन्हें ना देख सके। जान जियोयान के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। फिर वो उसे स्पिरिचुअल एलिक्सियर देते हैं, इससे वो खुश होता है और अपने डैड को गले लगाकर कहता है कि मैं अपनी लेवल बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। जियोयान अपने कमरे में आ जाता है और सोचता है कि अब मुझे आज रात ही लेवल 6 पर पहुंचना होगा। मैं अपने पिता को और ज्यादा निराश नहीं कर सकता। याओ लाओ से कहते हैं कि मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जियोयान कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याओ लाओ कहते हैं कि फिर तो ठीक है, तुम्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। और अब वो प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। वो दिन रात मेहनत करता है। वो क्रशिंग स्किल सीखने के लिए बांस को हिट कर रहा था, जिससे उसे हाथ में बहुत दर्द होता है, इसलिए याओ लाओ को कहता है कि भले ही इस टेक्निक में बहुत पावर हो, पर इससे मेरा हाथ भी टूट सकता है। याओ लाओ बताते हैं कि ऑक्टाटिक क्रशिंग टेक्निक बहुत उपयोगी और फायदेमंद है, मगर तुम्हारी पावर कम होने की वजह से तुम इसे नहीं सीख पा रहे हो, इसीलिए तुम्हें फायर विंड पाम और वैक्यूम पाम को सीखने पर फोकस करना चाहिए। एक छोटे बांस को उठाकर फायर विंड पावर से तोड़ देता है। याओ लाओ कहते हैं कि तुम्हारा प्रयास बुरा नहीं था, तुम बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हो, क्योंकि वो 6ठे लेवल पर पहुंच चुका था। जियोयान मास्टर से कहता है कि मुझे लेवल 7 पर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। याओ लाओ से बताते हैं कि लेवल 7 तक पहुंचने के लिए तुम्हें टूची के लेवल को इंटरमीडिएट से एडवांस तक बढ़ाना होगा और ये तुम्हारी बहुत सारी ऊर्जा को कंज्यूम करेगा, इसीलिए तुम्हें अपने दिमाग को शांत रखना होगा और तुम अपने पिता की वजह से जितनी ज्यादा जल्दबाजी करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारे फेल होने की संभावनाएं बढ़ेगी। इसीलिए मैं तुम्हें एक बार और चेतावनी देता हूँ कि जल्दबाजी बर्बादी की ओर ले जाती है। जियोयान उन्हें बताता है कि 2 महीनों में सेंस सेरेमनी होने वाली है, जहाँ हम सबकी लेवल को चेक किया जाएगा और अगर मैं जब तक अपने स्तर को 7 तक नहीं पहुँचा पाया तो मैं अपने पिता और जूनियर से आंखें भी नहीं मिला पाऊंगा। तो याओ लाओ से बताते हैं कि तुम स्पीड एलिक्सिर की मदद से 2 महीनों में लेवल 7 को जल्दी से प्राप्त कर सकते हो। जियोयान कहता है कि 3 साल बाद मैं एक चमत्कार करूंगा और नालन को हरा दूंगा। फिर वो दोनों वापस से कल्टीवेशन करने के लिए चले जाते हैं। जियोयान ऐसे ही मेहनत करते रहता है और एक रात जब जियोयान पानी में कल्टीवेशन कर रहा होता है तब याओ लाओ कहते हैं कि अब वक्त आ गया है और वो अपनी पावर को जियोयान की तरफ छोड़ते हैं, जिससे जियोयान की एनर्जी को महसूस कर पाता है और
और अब वो उसे एलिक्सिर को भी पानी में मिला देते हैं, जिससे जियोयान की ताकत बढ़ जाती है और उसका लेवल भी बढ़ जाता है, जिससे वो खुश होता है। फिर अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जब जियोयान अपने कमरे में सो रहा होता है। तब जूनर दौड़ते हुए उसके कमरे से बाहर आती है और उसे नींद से उठा देती है। वो उसे जल्दी से एना की तरफ लेकर जाने लगती है क्योंकि आज सेन सेरेमनी थी और ये एक तरह का ग्रेजुएशन समारोह था जहां आज सभी स्टूडेंट के लेवल को चेक किया जाएगा और जिनकी लेवल 7 से कम होगी उन्हें फेल कर दिया जाएगा। इसीलिए वो दोनों एना में पहुंच जाते हैं जहां पहले जियो जूनर को टेस्ट करने के लिए बुलाया जाता है। वो जब अपनी लेवल को चेक करती है तो उसकी लेवल 9 होती है, यानी कि वो एक्सपर्ट डूची मास्टर बन गई थी। अब जियोयान की बारी आती है और वो भी लेवल चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर सभी उसका मजाक बनाने लगते हैं। तुम्हारी लेवल तो अब 2 पर ही रह गई होगी। मगर जियोयान जब उस स्तंभ पर अपनी लेवल चेक करता है तो उसकी लेवल 7 आती है। इससे सभी हैरान रह जाते हैं। जान जियो भी अपने बेटे के लिए बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसने काफी अच्छी प्रोग्रेस की थी। इसीलिए सभी जान जियो को बधाई देते हैं। जियोनिंग सोचता है कि भले ही तुम स्तर 7 पर पहुंच गए हो, पर अभी भी तुम मुझसे एक स्तर पीछे हो, इसीलिए तुम मेरे साथ कॉम्पीट कैसे करोगे। वही हमें जिया लीबी को दिखाया जाता है। यहाँ वो अपने डेट को इस बारे में बताता है कि जियोयान की लेवल वापस से बढ़ रही है। तो जिया लीबी कहते हैं कि क्रो सिटी में 1 महीने बाद ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है। जान ने परिवार भी आ सकते हैं, इसीलिए हम वहाँ जाएंगे और पता लगाएंगे कि जियोयान अल्केमिस्ट की मदद ले रहा है या नहीं। याओ को भी उनका आइडिया अच्छा लगता है। फिर हमें 1 महीने बाद एना का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिया लीबी भी सेरेमनी में पहुँच जाता है। फर्स्ट एडर सभी को बताता है कि आज जियो फैमिली एज की ओपनिंग सेरेमनी है, इसीलिए हम आज एक टेस्ट करेंगे। और वो सबसे पहले जियोयान को आगे बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि अभी तुम लेवल 7 पर हो, इसीलिए पारिवारिक कानून के अनुसार तुम्हें अपनी पहली प्रतियोगिता स्वीकार करनी होगी और नोए डूची लेवल या उससे नीचे का कोई भी व्यक्ति तुम्हें चैलेंज कर सकता है। जियोनिंग बाहर निकल कर आता है और कहता है कि मैं जियोयान के साथ लड़ना चाहता हूँ, ये मेरा चचेरा भाई है। और वो जियोयान पर हमला करने लग जाता है। वो अपनी येलो इंटरमीडिएट लेवल टेक्निक और स्प्लिटिंग क्लो अटैक ट्रिक का यूज करता है। जियोयान उसके वार को रोकता है और ब्लैक ज्वान टेक्निक का यूज करके निंग के आयरन माउंटेन फिस्ट हमले को रोक लेता है। सभी उनकी इस लड़ाई को देखकर खुश होते हैं। जियोनिंग भी हैरान होता है क्या कि जियोयान मेरा हमला कैसे रोक सकता है। तभी यान की पावर बढ़ने लगती है और मास्टर याओ लाओ उसे बताते हैं कि तुम्हारे आखिरी वार की वजह से स्पीड एलिक्सिर एक्टिवेट हो गया था, इसीलिए तुम्हें थोड़ी देर इसे सहन करना होगा और तुम लेवल 8 पर पहुंच जाओगे। मगर तभी जियोनिंग उस पर हमला करता है, लेकिन जियोयान उस पर हमला करके विंड पाम फायर टेक्निक से उसे दूर फेंक देता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। जिया लीबी अपने एक आदमी से कहकर निंग के लिए एक पिल भेजता है। वो आदमी उसे कहता है कि इससे तुम्हारी पावर बहुत बढ़ जाएगी। तो निंग उस गोली को खा लेता है, जिससे उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। या फिर समझ जाती है कि निंग ने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए लोन पिल का यूज किया है, जिसे इलीगल पिल माना जाता था। इसीलिए सभी निंग पर गुस्सा होने लगते हैं। निंग जियोयान को कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। याओ लाओ जियोयान से कहते हैं कि निंग ने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए पिल का इस्तेमाल किया है, इसीलिए अगर तुम उसे हरा दोगे तो तुम मेरी परीक्षा में पास हो जाओगे। निंग जियोयान पर हमला करने जाता है, मगर जियोयान उस पर एक जोरदार वार करता है, जिससे वहाँ की पूरी जमीन में दरारें आ जाती है और निंग बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिर जाता है। सेकंड एडर जब निंग को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसका हाथ टूट गया है, इसीलिए जियोयान को कहते हैं कि तुम बहुत क्रूर हो। फर्स्ट एडर कहता है कि निंग ने फॉरबिडन पिल का यूज करके नियम तोड़े, इसीलिए गलती निंग की है। इसे 3 महीने कैद की सजा होनी चाहिए और अगर जियोयान ने निंग को नहीं हराया होता तो इसे कड़ी सजा दी जाती। और वो ऐलान करता है कि जियोयान विजेता है। जूनर और जान जियो इससे खुश होते हैं। जियोयान अपने मास्टर को कहता है कि हम जीत गए। तो याओ लाओ से कहते हैं कि ये सब निंग की वजह से हुआ। अगर वो तुम पर घातक हमला नहीं करता तो तुम इतनी जल्दी लेवल अप नहीं कर सकते थे। फिर हम देखते हैं कि जिया ली भी काफी परेशान होता है। वो अपने बेटे से कहता है कि अगर जियोयान ऐसे ही अपनी लेवल को अप करता रहा तो हमारे लिए जियो परिवार को मिटाना नामुमकिन हो जाएगा और उल्टा हमारा जियाली परिवार ही नष्ट हो जाएगा। याओ ने कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है और शिवशी नाम के आदमी को वहाँ बुलाता है जो 2 लड़कियों के साथ वहाँ आता है। याओ अपने डेट को बताता है कि एक अल्केमिस्ट है और उसे अपने डेट से मिलवाता है। लियोशी उन्हें कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा विनर होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी जियो परिवार को मिटाने में मदद करूंगा। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तुम्हें
मेरे काम के बदले मुझे लड़कियां लाकर देनी होगी। मगर जिया लीबी को लियोशी अच्छा नहीं लगता तो याओ अपने डेड को बताता है कि बहुत ही रेयर मेडिसिन बनाने में सक्षम है, इसीलिए हम इसकी मदद से जियो फैमिली के बाजार को बीट कर सकते हैं और हम उनके सभी रॉ मटेरियल्स को खरीद लेंगे, जिससे अगर वो हमारे पास रॉ मटेरियल्स खरीदना है तो हमें पता चल जाएगा कि जियो यान एक अल्केमिस्ट की मदद ले रहा है। लियोशी बताता है कि मैं लेवल 4 का अल्केमिस्ट हूँ, इसीलिए मैं काफी पावरफुल पिल बना सकता हूँ जिसकी वजह से आपको कोई हरा नहीं सकता, पर तुम्हें मुझे कुछ लड़कियां लाकर देनी होगी। जियाली भी इसके लिए मान जाते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम्हें किस तरह की लड़की चाहिए। लियोशी कहता है कि मैंने सुना है कि क्रॉस सिटी की याफे बहुत ही खूबसूरत है, इसीलिए मेरे लिए परफेक्ट रहेगी, तुम्हें उसे मेरे पास लाना होगा। या उसकी बात मान लेता है। वही हम जूनर और जियो यान को देखते हैं जो बाजार में कुछ रॉ मटेरियल्स खरीदने जाते हैं, मगर वो देखते हैं कि आज बाजार काफी खाली लग रहा है, इसीलिए वो एक आदमी से इस बारे में पूछते हैं कि आज लोग काम क्यों नहीं कर रहे। तो आदमी बताता है कि जियाली फैमिली ने सभी दुकानदारों को चीप कायाकल्प की गोलियां बांटी और सभी को अपनी तरफ कर लिया, जिससे सभी दुकानदार अलग जगहों पर चले गए और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा जियो परिवार का मार्केट बहुत नीचे गिर जाएगा। जियो यानी से परेशान होता है तो याओलाओ से कहते हैं कि मेरे पास इसका एक समाधान है। फिर जियो यान भेज बदल कर याफे के पास पहुंच जाता है और उस बिल के रॉ मटेरियल्स थे, इसीलिए याफे उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम जियाली के कायाकल्प एलिक्सिर के साथ कॉम्पीट करना चाहते हो, इसीलिए हम अपने ऑक्शन हाउस रूल्स के अनुसार तुम्हारा साथ नहीं दे सकते, तुम्हें सामग्री किसी और तरीके से प्राप्त करनी होगी। जियो यान उसे कहता है कि मैं जियो परिवार से हूँ, तभी वहाँ कोई नीडल से याफे पर हमला करता है, मगर जियो यान अपनी वैक्यूम पंप टेक्निक से उसे रोक लेता है। तभी वहाँ 3 सैनिक आ जाते हैं, मगर जियो यान एक टी पॉट की मदद से उन सभी को बिना छुए ही घायल कर देता है, मगर अभी भी एक सैनिक बाकी था, इसीलिए उसे पंप टेक्निक से खींचकर टेबल पर पटक देता है। या फिर उसका मास्क हटा देती है और उसे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम्हारी मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई। तो वो बताता है कि हम जियो लीबी के सैनिक हैं और हमें लियोशी ने तुम्हें चुपके से चुराने के लिए भेजा था ताकि वो आपसे मनोरंजन कर सके। या फिर को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे चाटे मारकर वहाँ से भगा देती है। जियो लीबी की इस हरकत से उसे बहुत गुस्सा आता है और अब वो जियो यान से पूछती है कि तुम जियो परिवार की मदद क्यों करना चाहते हो। तो जियो यान कहता है कि उन्होंने पहले ही मुझ पर एक एहसान किया था जिसे मुझे चुकाना है। या फिर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, मगर वो एक शर्त रखती है कि मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ। तो उसे अपना फेस दिखाता है। या फिर इससे हैरान होती है कि वो जियो यान है और उसे कहती है कि तुम हमेशा लोगों को आश्चर्यचकित करते हो। जियो यान कहता है कि मुझे इन बातों को सीक्रेट रखना है। वही हम जिया लीबी को देखते हैं जो अपने बेटे को कहता है कि लियोशी की वजह से या फिर हमारे खिलाफ हो गई है। याओ ने कहता है कि आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, ऑक्शन हाउस से हमें खबर मिली या फिर अभी भी हमें जरूरत के मटेरियल्स प्रोवाइड करेगी, लेकिन उसने उन मटेरियल्स की कीमत को 5 गुना बढ़ा दिया है। जियाली भी कहते हैं कि ये सब लियोशी की वजह से हुआ है, मगर या फिर अभी भी हमारे साथ के कनेक्शन को नहीं तोड़ना चाहती, इसीलिए हम बहुत भाग्यशाली है। तो याओ ने कहता है कि याफे ने हमें मटेरियल की कीमत चुकाने के लिए 2 दिन दिए हैं और हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है। जियाली भी कहता है कि अगर हम जियो परिवार को हराना चाहते हैं तो हमें 5 गुना कीमत में भी उन मटेरियल्स को खरीदना होगा, इसीलिए तुम परिवार का सारा पैसा लेकर उन चीजों को खरीद लो जिससे जियो परिवार हमारी कायाकल्प की पिल के खिलाफ कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। वही हम जियो फैमिली के मीटिंग हॉल को देखते हैं जहाँ जान को उनके साथी एडा बताते हैं कि ऐसी खबर मिली है कि याफे अपने सारे रॉ मटेरियल्स को जिया लीबी को बेचने वाली है और अगर जिया लीबी ने सारे रॉ मटेरियल्स को हासिल कर लिया तो हमारे बाजार जल्दी नष्ट हो जाएंगे। जान इससे सोच में पड़ जाते हैं, मगर तभी वहाँ याफे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को ट्रॉली में लेकर आ जाती है। इतने सारे रॉ मटेरियल्स को देखकर वो हैरान रह जाते हैं। याफे उन्हें कहती है कि मैं जियो परिवार के लिए सभी आवश्यक रॉ मटेरियल्स को लेकर आई हूँ। फर्स्ट एडर कहता है कि हमने तो सुना था कि तुमने ये सब जिया लीबी को भेज दिया। याफे कहती है कि मैंने अपना विचार बदल दिया। जान उसे कहते हैं कि हमारे पास अभी इन रॉ मटेरियल्स की कीमत चुकाने के पैसे नहीं है। याफे उन्हें कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ, आप इनकी कीमत बाद में चुका देना। जान इससे खुश होकर उसे तेज कहते हैं। तो याफे उन्हें कहती है कि आपको मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मैं ओल्ड मास्टर के एहसान को चुकाने के लिए कर रही हूँ। और वो ओल्ड मास्टर वहाँ जाता है जो और कोई नहीं, जियो यान अपनी वैक्यूम पंप पावर से उन सभी कच्चे माल को हमें उठा लेता है और उनकी मदद से
से मेडिसिन बनाने लगता है, जिससे सभी एल्डर हैरान रह जाते हैं। जियोयान उस मेडिसिन पिल को सारी बोतलों में भर देता है, जो एक ब्लड कोएगुलेंट पाउडर होता है। वो जान को बताता है कि मैंने इसका अध्ययन किया है, इसका प्रभाव कायाकल्प पाउडर से 10